मैं आपसे बात करने वाला हूँ किंगडम फंजाई के बारे में। दोस्तों किंगडम फंजाई जो है अपने में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये एक अलग से एक किंगडम होता है जिसमें बहुत सारे जो जीनस हैं, हमारे जेनरा हैं, वो मौजूद होते हैं और वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बेसिस पे मौजूद होते हैं। तो हमें उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को, उन स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को, उन स्पेसिफिक कैरेक्टर को जानना पड़ेगा अगर हमें फंजाई के बारे में जानना है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें आपको ज़्यादा बातें जो होगा वो बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नॉर्मली ये सभी बातें आप बिल्कुल भी सुनने से ज़्यादा आप इसको देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुनना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मैं उसको ज़्यादा इन्हेंस करूँगा या फिर लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा तो फिर वो उतना आपको सही नहीं लगेगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, बात मैं करूँ फंजाई की, तो फंजाई को रखा गया जनरली प्लांट किंगडम में इन स्टार्टिंग में जब ये दिखाई देते थे, तो चूँकि ये सॉइल के पास में होते थे, किसी ट्री पे होते थे, तो लोग सोचते थे कि मतलब ये जो है ये एक प्लांट जैसा ही कोई स्ट्रक्चर होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इनकी अच्छी खासी स्टडी की गई तो फंजाई को डिटरमाइन किया गया कि भाई ना तो ये हमारे प्लांट से बिलोंग करते हैं, ना तो ये हमारे एनिमल से बिलोंग करते हैं। इनका एक अलग किंगडम ही बना डाला जिसका नाम रखा किंगडम फंजाई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे किंगडम फंजाई में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इनका न्यूट्रिशनल पॉइंट में दोस्तों आपको जो है पैरासाइट तो देखने को मिलते हैं, सेप्रोफाइट देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें भी कई तरीके के टाइप्स हैं जिनके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाना चाहता तो मैं और भी वीडियो बना सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस कोर्स को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, और इसके बाद आने वाला जो वीडियो होगा दोस्तों वो यही बताएगा, वो इस कोर्स के बारे में बताएगा कि आखिर आपको ये कोर्स पढ़ना किस तरह से है। तो ये वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पे सबसे पहले ध्यान देते हैं, जो आज हमारा फंजाई का एक टॉपिक है। तो मैंने जनरली आपसे क्या कहा कि जब स्टार्टिंग में फंजाई हुए तो फंजाई की जो बॉडी को देखा गया तो लोगों में मतलब ये हुआ कि यार जैसे ये वाला स्ट्रक्चर आपको थोड़ा स्टेम जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे अपर सरफेस स्ट्रक्चर उसका फ्रूट जैसा दिखाई दे रहा हो, जस्ट लाइक दैट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लगातार नेचर में जो है वो इवोल्यूशन होता रहता है। स्टार्टिंग में फंजाई, ये तो फंजाई जो आप देख रहे हो मशरूम, ये तो काफ़ी बड़े फंजाई हैं जिसे हम अपने बगैर आंखों में कुछ लगाए एकदम मतलब देख सकते हैं आराम से। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंजाई होते हैं जो कि कॉलोनियल फॉर्म में होते तो हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। उनका शेप, साइज़, सेल का साइज़ बहुत ज़्यादा माइन्यूट और बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसे जनरली हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं कुछ ऐसे फंगाई। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत दफ़े ऐसा हुआ कि जब साइंटिस्टों के पास माइक्रोस्कोप्स नहीं हुआ करते थे तो वो फंजाई को डिटरमाइन नहीं कर पाते थे। देन उन्होंने फंजाई को डिटरमाइन किया और उन्हें एक अलग ग्रुप में उठा करके रखा। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की और भी बात करना चाहूँगा, तो फंजाई जो होता है दोस्तों वो जनरली अपने फूड मटेरियल को पैरासिटिक रूप में, मतलब कि इनकी सेल में किसी भी तरीके की क्लोरोप्लास्ट तो नहीं पाई जाती है, जिसके कारण प्लांट से अलग होते हैं। सैडी प्लेसेस को ये ज़्यादा पसंद करते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें स्पोर्ट्स के द्वारा होता है। अगर मैं इनकी बॉडी की बात करूँ तो मशरूम की बॉडी अलग है, लेकिन वो भी जो है दोस्तों उसमें भी वो बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प, कई तरीके के डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं फंजाई के जनरली बॉडी की, तो इनकी बॉडी जो होती है दोस्तों वो माइसीलियम की बनी हुई होती है, ठीक है, हाइफी की बनी होती है। तो आपको ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह से ध्यान में रखनी। जैसे कि वहाँ पे हमारा एल्गी के केस में थैलस हुआ करता था, वैसे ही यहाँ पे भी बॉडी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको इनकी बॉडी जो है वो माइसीलियम से बनी हुई होती है। तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। माइसीलियम कोई एक कंटेंट नहीं है, जैसे थर्ड लाइक स्ट्रक्चर या आप कह सकते हो जिनसे इनकी बॉडी बुनी हुई है, ठीक है। तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान में रख करके आगे चलना है। अगेन दोस्तों फंजाई की मैं और भी कुछ बातें करूँ, जैसे कि जो फंजाई होते हैं वो अपने फूड मटेरियल को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको एब्जॉर्व करते हैं। तो ये तो इनका नेचर हो गया, जो कि ऑर्गेनिक केमिकल्स में इसको कन्वर्ट करते हैं अपने फूड को, जिससे कि आप कह सकते हो कि डिकम्पोजर्स के रूप में भी फंजाई काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। काफ़ी एडिबल फंजाई भी है, जैसे जो कि हम लोग जनरली खाते पीते हैं, वो सभी हमारे फंजाई होते हैं। नेक्स्ट जो चार्ट मैं अब आपके लिए लाने वाला हूं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है और ये पूरे फंजाई ग्रुप को आपको समझा सकते हैं ये अकेला चार्ट। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा आगे के इस वीडियो सेगमेंट में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि किस तरीके से जो हमारा फंजाई है वो एनिमल और प्लांट से डिफरेंट है। सबसे पहले
हम बात करते हैं, मैंने कहा कि न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए होता है। अगर हम सेम ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, सेम किंगडम की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम न्यूट्रिशनल पॉइंट को ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एनिमल की, तो एनिमल जो होता है आपको पता है वो जनरली हेटेरोट्रॉफी होता है, ठीक है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। प्लांट जो होता है दोस्तों वो जनरली हमारा ऑटोट्रॉफी होता है, वो फोटोसिंथेसिस करके खुद का फूड मटेरियल बनाता है। फंजाई की अगर मैं बात करूँ तो ये भी हेटेरोट्रॉफी होता है, इसे छायादार जगह पसंद है, इसको नम जगह पसंद है। अगर आप थोड़ा सा भी हल्का सा भी पानी दे दो या फिर जस्ट आप एक गीली रोटी फेंक दो और उस पर थोड़ा सा 2-4 बूंदे छींटे मार दो, देखोगे कि रात तक में, या फिर ना भी मारो तो रात तक में अगर वहाँ पे नमी है तो वहाँ पे फंगस जरूर जन्म ले लेते हैं, अगर वहाँ पे धूप नहीं है तो। अगर मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट की, तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमारे एनिमल्स में तो कतई नहीं पाया था, प्लांट्स के केस में भी जो होता है हमारा केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही इसको ऑटोट्रॉफ बनाने में हेल्पफुल रोल प्ले करता है। तो चाहे आप ऑटोट्रॉफ बताओ, चाहे आप क्लोरोप्लास्ट बताओ, सब कुछ चीज़ें एक ही होती हैं। फंजाई की बात करूँ तो ये बिल्कुल हेटेरोट्रॉफी होते हैं, इसीलिए इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो मौजूद नहीं होता है। सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है। अगर मैं बात करूँ प्लांट की, फंजाई की, तो ये एनिमल्स में आप इनको यूकैरियोट्स में रख सकते हो, ठीक है, ये सभी यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे जबकि आपका सेल वॉल जो होता है वो जनरली एब्सेंट होता है हमारे एनिमल के केसेस में, क्योंकि इनकी सेल वॉल जो होती है कमज़ोर होती है। सेल की अगर मैं बात करूँ एक बेसिक, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में, तो प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके की सेल वॉल वगैरह जो होती है वो पाई जाती है। इनकी प्लांट के केसेस में सेलुलोज की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है, जबकि काइटिन के केसेस में आपको काइटिन की तो बनी होती, सॉरी, फंजाई केसेस में काइटिन की बनी होती है और ग्लूकेन्स की बनी होती है। तो ये बेसिक कंपाउंड्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, स्ट्रक्चर देखने हैं, आप गूगल कर सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टीरॉल की, स्टीरॉल मतलब इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह है वहाँ पे किस तरीके का इनका है, और भी कई तरीके के इनके मैकेनिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ किस तरीके के और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे एनिमल में कोलेस्ट्रॉल होता है स्टीरॉल के मामले में, जबकि प्लांट के केसेस में सीटोस्टेरॉल होता है और फंजाई के केसेस में एर्गोस्टेरॉल पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल एनिमल के केसेस में, सीटोस्टेरॉल प्लांट के केसेस में, फंजाई के केसेस में एर्गोस्टेरॉल। अगर मैं बात करूँ फूड स्टोरेज की, तो ग्लाइकोजन हमारे एनिमल्स का होता है, आपको पता है जनरली जो रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन। प्लांट के केसेस की मैं बात करूँ तो स्टार्च जनरली बने सब कार्बोहाइड्रेट के ही हैं, लेकिन ये अलग अलग प्लांट्स और एनिमल में अलग अलग तरीके से रिजर्व फूड के रूप में यूज़ किए जाते हैं। फंजाई की बात करूँ तो बिल्कुल एनिमल सेल की तरह ही उसमें भी ग्लाइकोजन के रूप में वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। अगेन मैं अगर बात करूँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एनिमल्स के केसेस में नहीं पाया जाता है, जबकि प्लांट के केसेस में पाया जाता है, फंजाई केसेस में भी पाया जाता है। अल्टरनेशन जनरेशन जो होता है दोस्तों वो जनरली इनकी लाइफ साइकिल को बिलोंग करता है, ठीक है, किस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल दोबारा से शुरू होती है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, सभी स्टेजेस की बात है। आप प्रीवियस वीडियो डाला हुआ है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग आगे शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट की तरफ। ये और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एल्गी को लेकर के। तो यहाँ पे मैंने जस्ट जो स्पेसिफाई किया था वो ये कि अगर आप देखिए क्लोरोप्लास्ट एक इंपॉर्टेंट रीजन बन रहा है, सेल वॉल एक इंपॉर्टेंट रीजन बन रहा है, स्टीरॉल में अंतर आ रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है बिल्कुल प्लांट की तरह, तो इनके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो प्लांट की तरह से बिलोंग कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो एनिमल की तरह से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट कोई कैरेक्टर कोई बिलोंग नहीं करते हैं, इसीलिए ये जो है दूसरे से अलग ग्रुप इनको रखा गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे आप कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, इस चार्ट के अंदर सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे, और इस चार्ट के अंदर कौन कौन से मेंबर हैं हमारे फंजाई के, उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके सामने है काइट्रिडियोमाइकोटा, ठीक है, काइट्रिडियोमाइकोटा एक अलग और एक नया ग्रुप है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से हमें समझना है कि आखिर इसमें किस तरीके के फंजाई को हम रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्या क्वालिटी है। तो ये पूरी तरीके से डिफाइन करेगा कि आखिर हम जाइगोमाइकोटा में इस तरीके के फंजाई को जाइगोमाइकोटा में होने के लिए किस तरीके का फंजाई होना पड़ेगा, एस्कोमाइकोटा में किस तरीके का फंजाई होना पड़ेगा, और बेसिडियोमाइकोटा में किस तरीके का फंजाई होना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं मोटी मोटी सी बात बता दूं तो सेक्सुअल स्पोर अगर आप
देखिए तो जैसे जाइगोस्पोर है तो देन जाइगोमाइकोटा, एस्कोस्पोर है तो एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोस्पोर है तो बेसिडियोमाइकोटा। तो ये आप एक जरूर ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके के स्पोर पाए जाते हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये एक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन करके आता है। अगेन मैं बात करूँ इनके हैबिटेट के ऊपर, तो जो हमारा काइट्रीडियोमाइकोटा होती है वो जनरली दोस्तों एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकती है। ये उतनी कंफर्मली रिकॉर्डेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इनको बताया गया कि एक्वेटिक में भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी हो सकते हैं। जबकि सारे फंजाई अगर मैं बात करूँ तो जाइगोमाइकोटा हो गया, एस्कोमाइकोटा हो गया या बेसिडियोमाइकोटा हो गया, ये सभी जो है ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। हैबिटेट में फंजाई जनरली टेरेस्ट्रियल ज़्यादा होते हैं। प्लॉइडी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों किस तरीके के होते हैं, मोनोप्लॉइडी होते हैं और डिप्लॉइडी होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ड्रियोमाइकोटा जो है, सॉरी कॉन्ड्रियो बार बार पढ़ रहा हूँ, कॉन्ड्रिकथीस से वो ध्यान में आ रहा था। काइट्रीडियोमाइकोटा जो है वो जनरली हमारा डिप्लॉयड होता है, जाइगोमाइकोटा हमारा मोनोप्लॉयड होता है, एस्कोमाइकोटा हमारा मोनोप्लॉयड होता है। अब ये आप जानते हो n और 2n का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। प्रीवियस वीडियो जो पढ़े हुए हैं उनको जा करके देख करके आप ये सारी कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। सेल बायोलॉजी में जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको हैप्लॉयड, डिप्लॉयड या फिर जेनेटिक्स में सीधे चले जाना है यार, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ बेसिडियोमाइकोटा की, तो यहाँ पे दोस्तों जनरली हमारा डाइकैरियोटिक है, मोनोप्लॉयड दोनों तरीके के होते हैं। ध्यान रखिएगा डाइकैरियोटिक और डिप्लॉयड में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, जैसे डिप्लॉयडी जो होते हैं उसमें दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि अगर ये कोई सेल है, मान लो सेट गंदा बन गया ये तो ओके, ये मान लीजिए कोई सेल है, दो सेल है हमारे पास। अगर इनका जो न्यूक्लियस है वो ये है और एक न्यूक्लियस हमारा ये है, तो अगर ये फ्यूज नहीं किए हुए हैं तो दिस स्टेज नोन एज डाइकैरियोटिक, इसको हम लोग डाइकैरियोटिक कहेंगे। लेकिन अगर ये फ्यूज कर गए हैं कंप्लीटली दोनों और एक बड़ी सेल बनाया हुआ है तो इसको हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं। तो इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान रखेंगे, दोनों में अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि इनके डिवीजन में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों डाइकैरियोटिक में आपको ध्यान में रखना है, डाइकैरियोटिक होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, मोनोप्लॉयड, मतलब ये भी हैप्लॉयड होता है एंड ये भी आपका मोनोप्लॉयड होता है। जनरली दोस्तों हम लोग नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, हमारा मोटाइल स्टेज। मोटाइल स्टेज मतलब कि ये क्या मोटाइल होते हैं, क्या इनमें कई तरीके की स्टेज मोटाइल होती है। यस, अगर मैं बात करूँ काइट्रीडियोमाइकोटा की, तो ये दूसरे फंजाई के मुकाबले काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। तो ये अपने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो जस्टली मोटाइल स्टेज जो होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है, जबकि अगर मैं बात करूँ जाइगोमाइकोटा में तो उसमें एब्सेंट होती है, एस्कोमाइकोटा में भी एब्सेंट होती है और हमारी बेसिडियोमाइकोटा में भी एब्सेंट होती है। सेक्सुअल स्पोर की बात करूँ तो नॉट कंफर्म्ड, इसमें अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, जबकि जाइगोमाइकोटा में जाइगो स्पोर होते हैं। ध्यान रखिएगा जाइगो स्पोर जो होता है दोस्तों वो जनरली हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये एक 2n तरह का स्पोर होता है। अगर मैं बात करूँ एस्कोमाइकोटा में तो दोस्तों ये जनरली एस्को स्पोर पाए जाते हैं इसमें, और बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियो स्पोर्स पाए जाते हैं। अब एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें काफ़ी अलग अलग डिफरेंस पाए जाते हैं। तो आप जा सकते हैं, गूगल कर सकते हैं आखिर एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं, बेसिडियो स्पोर्स किस तरह के दिखते हैं। एसेक्सुअल स्पोर की बात करूँ तो दोस्तों होलोकार्पिक होते हैं, स्पोरेंजियो और क्लेमाइडो स्पोर्स होते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, स्पोरेंजियो स्पोर्स मतलब जिसमें जो हमारे स्पोर्स मौजूद होते हैं तो ये स्पोरेंजियो स्पोर कहलाते हैं, जिसमें नॉर्मल स्पोर्स है। क्लेमाइडो स्पोर एक अलग तरीके के होते हैं जो कि क्लेमाइडो स्पोरेंजिया में होते हैं, या फिर मैं बात करूँ स्पोरेंजियो स्पोर में पाए जाते हैं। कोनिडिया की बात करूँ तो ये मर्डर बोल दिया है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यहाँ पे देखिए जैसे कि कोई फ्रूटिंग बॉडी है, या फिर मैं बात करूँ कोई भी ईस्ट की या फिर फंजाई की बॉडी है, तो यहाँ पे ऐसा टिप पे जो है छोटे छोटे स्पोर्स लगते चले जाते हैं, एक चेन बना लेते हैं, इसको हम लोग जनरली कोनिडिया का नाम देते हैं। तो ये कोनिडियोफोर होते हैं जिसपे ये लगते हैं। इनका जो स्टॉक होता है, जो मैंने अभी सामने आपके डायग्राम बनाया, इसका जो स्टॉक होता है कोनिडियोफोर होता है, इस पर हमारे कोनिडिया लगते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ दोस्तों कि बेसिडियोमाइकोटा में इसमें एंथोस्पोर होते हैं और ओइडिया होते हैं और कोनिडिया होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का होता है जैसे हमारे एस्कोमाइकोटा में होता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे थे पैथोजेनिक रिलेशनशिप के ऊपर, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों काइट्रीडियोमाइकोटा के बारे में अभी तक इतनी स्टडी नहीं हुई है, तो इसीलिए अभी तक जो इसके स्पेसीज मिले हुए हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट मिले हुए हैं। तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट तरह से ध्यान रखिएगा, ऑब्लिगेट। ओके, पैथोजेनिक रिलेशनशिप का मतलब है कि जैसे ये अपने होस्ट पे किस तरीके के होस्ट को ये चुनते
हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है दोस्तों, पैरासाइट की जो एक डेफिनेशन अगर हम बात करें तो पैरासाइट की जो एक डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि भाई मतलब अगर कोई मान लो कि कोई होस्ट है वो लिविंग है, तो अगर कोई उस पर फंजाई अटैक करती है तो ये पैरासाइट नेचर होता है। लिविंग थिंग्स पे अगर कोई अटैक होता है, कोई होस्ट लिविंग है, तो इस तरीके की चीज़ को हम पैरासाइट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई फंजाई जो है वो किसी डेड और डीके मटेरियल पर अटैक करता है तो उस तरीके के फंजाई को हम लोग सैप्रोफाइट का नाम देते हैं। अब दोस्तों ये एक पूरा न्यूट्रिशनल पॉइंट बन करके आया, लेकिन बहुत सारे ऐसे फंजाई ऐसे भी होते हैं जो कि ये दोनों नेचर बिहेव करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि जनरली ऑब्लिगेट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव दोनों हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें अपने अलग अलग जो हमारे क्लासेस हैं, अगर मैं इनकी बात करूँ तो सबसे पहले में जो है वो ऑब्लिगेट है, मतलब इसमें आने वाले जितने भी फंजाई हैं वो जनरली ऑब्लिगेट ही होंगे, मतलब कि वो अपना नरिशमेंट हमेशा मर जाएंगे लेकिन लिविंग थिंग को ही टारगेट करेंगे। अगर मैं बात करूँ जाइगोमाइकोटा की, तो ये वो फैमिली होती है या फिर सॉरी ये वो क्लास होती है जहाँ पे हमें फैकल्टेटिव पैरासाइट देखने को मिलते हैं। पैरासाइट मतलब इसमें मौजूद जितने भी हमारे जनरली फंजाई होते हैं वो जनरली फैकल्टेटिव नेचर के होते हैं, मतलब कि वो पैरासाइट भी हो सकते हैं और साथ में सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि सैप्रोफाइट मतलब डेड डीके मटेरियल को फॉलो करना, और ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि लिविंग मटेरियल को ही टारगेट करना। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स जस्ट लाइक एग्जांपल एक अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरा सर है, मेरे सर में अगर जुएं हैं तो वो जिंदे में हैं, तो ये हम कहेंगे कि जो जुएं होते हैं जनरली क्या है, पैरासाइट हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक लिविंग बॉडी पे लगे हुए हैं। जैसे कि जोंक वगैरह को हम कहते हैं वो एक लिविंग बॉडी पे ही मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लिविंग बॉडी के एग्जाम्पल हैं। ऑब्लिगेट मतलब क्या है कि इसकी अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो अविकल्पी, मतलब कि ये जब तक रहेंगे तो लिविंग पे ही रहेंगे, मतलब इनको हमेशा लिविंग थिंग्स ही चाहिए, वो ऑब्लिगेट होंगे। लेकिन फैकल्टेटिव हैं जो डेड से भी काम चला लेंगे और लिविंग से भी काम चला लेंगे। अगर मैं एस्कोमाइकोटा की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे फैकल्टेटिव होते हैं और ऑब्लिगेट भी होते हैं। इसमें दोनों तरीके के हो सकते हैं। कोई फंजाई ऐसे होते हैं जो कि फैकल्टेटिव इन नेचर होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो कि ऑब्लिगेट होते हैं। समझ में आ गई बात आपको? अगर इसके बारे में अब भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो सवाल पूछना ना भूलिएगा। दोस्तों बेसिडियोमाइकोटा में भी बिल्कुल सेम टू सेम हमारे एस्कोमाइकोटा ही जैसा है। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि जनरली फैकल्टेटिव इन नेचर दिखाती है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जनरली ऑब्लिगेट इन नेचर होती हैं। तो ये अपने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसे आपको बताना था। ध्यान रखना है केवल बात पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट। ठीक है, मैं एक बार जो है एक डेल चार्ट में बता देता हूँ। जैसे कि पैरासाइट जो है हमारे, पैरासाइट में दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑब्लिगेट और एक होता है दोस्तों फैकल्टेटिव। ओके, अब ये जो फैकल्टेटिव होता है, एक सेकेंड मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आपको, एक सेकेंड। ओके, देन मैं कोशिश करता हूँ अच्छा हो। ठीक है, तो एक ऑब्लिगेटिव होते हैं और एक आपके फैकल्टेटिव होते हैं। तो ये जो पैरासाइट होते हैं ना, पैरासाइट का काम क्या है, लिविंग पे लगना। तो जो केवल और केवल लिविंग पे लगते हैं वो ऑब्लिगेट कहलाते हैं। लेकिन जो पहली प्रायोरिटी तो लिविंग को देते हैं, लेकिन भोजन ना मिलने, पहली प्रायोरिटी तो लिविंग को देते हैं लेकिन भोजन ना मिलने पे वो किसी डेड को खाते हैं, वो फैकल्टेटिव कहलाते हैं। मतलब इनके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। उसी तरह दोस्तों हमारे सैप्रोफाइट होते हैं। सैप्रोफाइट में भी दो तरीके के होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये भी ऑब्लिगेट होते हैं और फैकल्टेटिव होते हैं। मतलब कि ये हमेशा डेड, अगर ऑब्लिगेट हैं तो हमेशा डेड मटेरियल को ही ये खाएंगे, लिविंग मटेरियल को नहीं छुएंगे। लेकिन अगर ये फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट है तो देन जो होगा ये क्या करेंगे, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट जो है वो आपके डेड भी खाएंगे और लिविंग भी खाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको समझ करके चलनी है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो और भी एग्जांपल से दोस्तों आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि जब आप फंजाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हर दफ़े आपको किताबों के अंदर ऑब्लिगेट और सैप्रोफाइट जैसे वर्ड देखने, ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव जैसे वर्ड देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको कहीं पे ऑब्लिगेट पैरासाइट देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब ये हमेशा लिविंग थिंग को एब्जॉर्व करेंगे। अगर कहीं पे आपको फैकल्टेटिव पैरासाइट देखने को मिल जाएगा तो पहली प्रायोरिटी इस तरीके के फंजाई की होती है कि ये जनरली
क्या करते हैं, लिविंग को टारगेट करते हैं, लेकिन न मिलने पर ये कन्वर्ट भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग को भी खा सकते हैं, मतलब डेड को भी खा सकते हैं। सेप्रोफाइट की मैं बात करूँ, अगर कभी आपको ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट देखने को मिलते हैं तो मतलब ये जो फंजाई होंगे वो जनरली हमारे केवल और केवल नॉन लिविंग या डेड मटेरियल को ही खाएंगे, लेकिन अगर वो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है तो वो लिविंग को भी खाएंगे और डेड को भी खाएंगे। तो ये एक अच्छा सा एग्जांपल है दोस्तों, आप इसको समझ लीजिएगा। यही बताना काफ़ी था, जो कि उस 1 मिनट के बचे हुए वीडियो सेगमेंट में पूरा नहीं हो सकता था। आगे चलते हैं दोस्तों अपने नए आने वाले अपकमिंग कोर्स के बारे में बात करने के पहले अभी मैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहूँगा दोस्तों। पहले मैं इसको ओपन कर दिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है दोस्तों कि देखिए, अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो देखिए पूरे प्लांट किंगडम को अगर आप पढ़ने जाते हैं एक एक पॉइंट्स को नोटिस करते हुए तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। और ये टॉपिक मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट, अगर मैं अदर टॉपिक के मुकाबले मानूँ तो थोड़े से कम होते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको हर एक चीज़ का, हर एक फैमिली का, हर एक किंगडम का एक चार्ट बनाना चाहिए, एक फ्लो चार्ट बनाना। देखिए, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास फ्लो चार्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ब्रेन फ्लो चार्ट याद रखता है, कहानियाँ याद नहीं रखता है। ठीक है, या कोई मैकेनिज्म याद रखता है, या कोई लाइफ साइकिल याद रखता है, या फिर साइकिल याद रख सकता है। तो इसी तरह फ्लो चार्ट आप डिज़ाइन करिए, जैसे कि जो फंजाई है हमारा। अब फंजाई में जैसे मैंने भी आपको पिछले वीडियो में एक चार्ट बताया हुआ था, वो आप चार्ट स्क्रीनशॉट लेकर तैयार रखिए। जब आपको लगे कि आप बोलो सेट से स्वाइप करो अपने फ़ोन में और उस फ्लो चार्ट को देख करके ध्यान में लगा लो बस। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ एल्गी में, तो एल्गी में भी मैंने आपको एक चार्ट दिया हुआ था, आप जाइएगा पिछले वीडियो में सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको, और वहाँ पे भी जाकर के उस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उससे आपको हर एक फैमिली में क्या क्या डिफरेंशिएशन है पता चल जाएगा। मतलब लाइन बाय लाइन आपको हर एक फैमिली के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आप सब में करिएगा। प्रोटिस्टा में ज़्यादा ज़्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो इसलिए इसको भूल जाइएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं और भी तरीके की चीज़ों में, जैसे कि हमारे डिजीज़ है। अब दोस्तों प्रोटोजोआ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन करके आता है वो डिजीज़ बन करके आता है। डिजीज़ है, फ्लैजिला है, ये सभी चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन के आती है। इनको भी एक चार्ट के क्रम में, या फिर एक समरी के क्रम में, या फिर एक आउटलाइन के क्रम में इनको याद करने की कोशिश करिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वही ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि